हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आपकी एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल की प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के सेशन में हम 2019 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन 2024 में आएंगे तो आप उनको किस तरीके से सॉल्व करोगे, वो सारी चीज़ें आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो क्लास को पूरा जरूर देखते रहिएगा, इसको बीच में बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। एंड अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप लाइव चैट के थ्रू या फिर डाउट सेशन में अपना क्वेश्चन या फिर डाउट है वो पूछ सकते हो। तो चलिए बच्चों, आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ओके, तो आप स्क्रीन पर पहला ही क्वेश्चन देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिल्लोल रचना है। जो हिल्लोल रचना है वो किसकी है? मीराबाई की, महादेवी वर्मा की, शिवमंगल सिंह सुमन की और तुलसीदास की। जो हिल्लोल रचना है बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है। अगर आपने कवियों की रचनाओं के बारे में पढ़ा होगा तो आपसे ये क्वेश्चन है वो इजीली बन जाएगा। पर चिंता की कोई बात नहीं, क्लास में हमारी जो मैम है उन्होंने आपको हिंदी में ये सारी चीजें हैं वो पढ़ाई हुई हैं। तो हिल्लोल जो रचना है वो शिवमंगल सिंह सुमन की है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिल्लोल रचना शिवमंगल सिंह सुमन की है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? जो यहाँ पे शब्द दिया गया है देवेंद्र, इसमें कौन सी संधि है? देखो, सबसे पहले इसका विच्छेद करते हैं। ठीक है। देवेंद्र का जो सही संधि विच्छेद होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, देव प्लस इंद्र। देव प्लस इंद्र। ठीक है। अब देखो क्या होता है, जहां पे भी छोटा आ और छोटी ई, छोटा आ और छोटी ई मिलके एड़ी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एड़ी। वहां पे कौन सी संधि होती है? वहां पे होती है गुण संधि। बिल्कुल याद रखना इस बात को। छोटा आ और छोटी ई मिलके क्या बनाएंगे? एड़ी का बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो, ये छोटा बा है। छोटा बा में कौन सा शब्द रहता है, कौन सा अक्षर रहता है? तो छोटा आ रहता है। इसको अपन छोटा बा पढ़ते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं? छोटा आ। मतलब इसमें किसकी मात्रा है? तो इसमें है छोटा आ की मात्रा। ठीक है। जैसे मान लो ये ना लिखा हुआ है तो इसमें भी किसकी मात्रा है? छोटा आ की मात्रा है। क्लियर? ओके। तो चलो इस छोटा आ को मैं इरेज कर देता हूँ। तो जो भी एक शब्द लिखा रहता है, एक एक अक्षर लिखा रहता है, उसमें किसकी मात्रा होती है? छोटा आ की होती है। और ये क्या है? ये छोटी ई है। मैंने बताया था कि जहाँ पे छोटा आ और छोटी ई मिलके क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। अब देखो, ए की जो मात्रा होती है वो एक मात्रा होती है। जो अपन एक मात्रा चढ़ाते हैं ना वो किसकी होती है? ए की होती है। जैसे कि आप यहाँ पे दे पे देखो, दे पे जो ये मात्रा चढ़ी हुई है ना, ये किसकी मात्रा है? ए एडी की मात्रा है। ठीक है। और दो मात्रा चढ़ा दो तो ये एनक की मात्रा हो जाती है इसकी। ठीक है। तो जो एक मात्रा होती है वो किसकी होती है? एक मात्रा होती है छोटे एडी की होती है, इसकी होती है। ठीक है। अब यहाँ पे आप शब्द देखो, शब्द क्या था? देखो, यहाँ पे इस ई को गायब कर दिया और ये छोटा आ को गायब कर दिया। इन दोनों को मिला के यहाँ पे क्या लिख दिया गया? ये मात्रा लगा दी गई। किसकी मात्रा लगा दी गई? एडी की मात्रा लगा दी गई। है ना। जो यहाँ पे देखो बा के ऊपर जो मात्रा लगी हुई है वो किसकी है? एडी की है। और यहाँ पे आप देखो ई को भी हटा दिया गया है ना, और यहाँ पे जो छोटा आ था उसको भी हटा दिया गया। तो यहाँ पे जो ये मात्रा आई है, ठीक है, मात्रा आई है किसकी वजह से आई है? एडी की वजह से आई है। मतलब इसका जो संधि विच्छेद हुआ है वो कुछ इस तरीके से हुआ है, आ प्लस ई मिलके क्या बन गया? ए बन गया। और जब इस तरीके से संधि विच्छेद होता है तो उसको कौन सी संधि बोलते हैं? गुण संधि बोलते हैं। कौन सी संधि बोलेंगे? गुण संधि बोलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। तो जहां पे भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे कि छोटा आ और ई मिलके किसकी मात्रा बनाए? एडी की मात्रा बनाए। ठीक है। और इस नियम को आप याद भी कर लो, जहां पे भी एक मात्रा आए, एक मात्रा बढ़ रही हो, जब दोनों शब्दों को जोड़े तो एक मात्रा बढ़ जाए, वहां पे कौन सी संधि होती है? वहां पे गुण संधि होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, गुण संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से किस महान कवि का संबंध सागर जिले से है? सागर जिले से इनमें से किस कवि का संबंध है? बिहारी, कबीरदास, सूरदास और पद्माकर। देखिए, जो बिहारी, कबीरदास हैं, सूरदास हैं, इनका संबंध तो सागर जिले से नहीं है। लेकिन जो डी ऑप्शन में पद्माकर दिया गया है, इनका संबंध सागर जिले से है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पद्माकर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। जो सब कुछ जानता है, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। जो सब कुछ जानता है,
देखिए जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्व और कृतज्ञ। देखो सर्वज्ञ का मतलब तो होता है कि जो सब कुछ, जिसको सब कुछ पता हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ बोलेंगे। सर्वत्र का मतलब होता है हर जगह। क्या होता है? हर जगह। सर्व का मतलब होता है सभी, और कृतज्ञ का मतलब होता है धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद देना या कृतज्ञ होना, ये सब कहलाता है। ठीक है, अब इनमें से किसी का भी मतलब, जो ये तो है नहीं कि जो सब कुछ जानता हो, सिर्फ सर्वज्ञ का मतलब क्या है? जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, इन तीनों का अलग अलग मतलब है, सिर्फ सर्वज्ञ का ही मतलब क्या है? जो सब कुछ जानता हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, सर्वज्ञ। ठीक है, जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5, कर्ता कारक का चिन्ह है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? देखो आपने वो एक टेबल पढ़ी होगी, उसमें लिखा रहता है कर्ता ने कर्म को कारण से संपादन के द्वारा अपादन के लिए, वो एक टेबल आती है ना, कारक चिन्ह बोलते हैं जिसको। तो कर्ता के लिए जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? ने होता है, कर्ता ने। ठीक है, कर्ता ने। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होगा? ने होगा। और आप इसमें से देखो डी वाले ऑप्शन में क्या दिया गया है आपको? ने दिया गया है। ठीक है, और एक को क्यों आया है? तो देखो अपन कभी कभी बोल देते हैं रोहन को। रोहन भी क्या है? कर्ता है, रोहन को। तो कभी कभी कर्ता के लिए को शब्द भी यूज होता है। जब कर्ता का यूज कर्म की जगह पे होता है तो वहां पे कौन सा शब्द यूज होता है? को होता है। इसलिए ने के साथ क्या दिया गया है? को भी दिया गया है। ठीक है, तो वैसे भी अगर आपको न पता होता तो आप न पे टिक करते, तो को तो अब आपका अपने आप हो जाता। तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो न होता है और को होता है। ओके, छठवां क्वेश्चन है, नील कमल में विशेषण है। नील कमल में विशेषण है। देखो विशेषण का मतलब होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूं पतला आदमी। क्या लिखता हूं? पतला आदमी। अब जो पतला शब्द है वो क्या बता रहा है? कि आदमी की विशेषता बता रहा है ना, कि आदमी कैसा है? पतला है, आदमी की खूबी है। ये आदमी कैसा है? पतला है। हो सकता है कि आदमी मोटा हो, काला हो, गोरा हो। तो ये गोरा, काला, मोटा, पतला, ये शब्द है ना, ये उस आदमी की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। तो यही शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जो किसी संज्ञा, देखो आदमी तो एक संज्ञा है। ठीक है, तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। यहाँ पे कमल की जो विशेषता बता रहा है, नील कमल, ये शब्द लिखा हुआ है। इसमें जो कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है? नीला है। नील यानी नीला। कमल कैसा है? नीला है। मतलब जो कमल की विशेषता बता रहा है वो कौन सा शब्द बता रहा है? नील बता रहा है। तो इसमें विशेषण क्या होगा? इसमें नील होगा विशेषण। क्लियर, इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है, तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब है प्रश्न नंबर 7, निश्चित गति और इति के क्रम से होने वाली काव्य रचना को कहते हैं रस, छंद, अलंकार और काव्य गुण। देखो जब आप निश्चित गति और इति, मान लो जब आप कोई गाना गा रहे हो, है ना, आप एकदम से तेज गाने लगो, फिर स्लो गाने लगो, फिर उसको उल्टा सीधा गाने लगो, कभी तेज बोल रहे हो, कभी स्लो बोल रहे हो। तो गाने में ऐसा नहीं होता है। गाने को आपको एक स्वर में गाना पड़ता है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। बाकी किसी भी काम में जब आप लिख रहे हो तो थोड़ा जल्दी लिख लो, फिर रुक जाओ, फिर थोड़ा जल्दी लिख लो, इसमें तो चल जाता है। लेकिन जब भी आप गाना गाते हैं, कोई दोहा पढ़ते हैं, कोई छंद पढ़ते हैं, तो उसको एक लय में पढ़ना होता है। ठीक है, तो निश्चित गति और यति के क्रम से जो रचना होती है उसको क्या बोलते हैं? छंद बोलते हैं। छंद में ऐसा नहीं होता है कि उसकी गति में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दें, आगे पीछे कर दें। सिर्फ छंद हमेशा एक निश्चित गति से पढ़ा जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निश्चित गति और यति के क्रम से होने वाली काव्य रचना को कहते हैं छंद कहते हैं। बी ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। रस, अलंकार और जो काव्य गुण है, इनमें तो आप थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन छंद में कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो निश्चित गति और यति छंद में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, 8वां क्वेश्चन है, सूरदास निम्नलिखित में से किस काल के कवि हैं? सूरदास। अब देखिए सूरदास है वो कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं। ठीक है, सूरदास कृष्ण भगवान के क्या थे? बहुत बड़े भक्त थे। तो वो कौन से काल से होंगे? वो भक्ति काल से होंगे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरदास भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, हृदय बरहाना मुहावरे का अर्थ है। हृदय भराना, प्यास बुझना, दुखी होना, खुशी होना और अचंभित होना।
देखो जो हृदय भर आना का मतलब होता है जैसे कि आंख भर आना, आंख भर आने का मतलब क्या होता है, आंसू आना, है ना। उसी तरीके से हृदय भर आने का मतलब होता है दुखी होना। आंख में आंसू कब आता है, जब आप दुखी होते हो। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हृदय भर आने मुहावरे का अर्थ होता है दुखी होना। अगला है 10वां, स्वर है। स्वर क्या है, ये ऋषि का है, ये अंग है, ये हा है और ये श्रा है। देखो छोटा आ से लेके जो अ औरत तक जितने भी शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब देखो जो हमारा ऋषि है वो छोटा आ और औरत के बीच में आता है, मतलब इसमें से स्वर क्या होगा, ए होगा। जो अंग है, जो आहा है और जो इस रा है तो वो औरत के बाद में आते हैं। ठीक है, बाद वाले स्वर नहीं होते, वो व्यंजन होते हैं। इनके बीच में जो शब्द आते हैं वो स्वर होते हैं, तो इसमें ऋषि क्या हो जाएगा, स्वर हो जाएगा। स्वर व्यंजन तो पता होंगे, बोबेल और कॉन्सोनेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11, गिरी पहाड़ अचल पाहन, पाहन शब्दों में से भिन्न आयत वाला शब्द है। गिरी पहाड़ अचल पाहन, देखो गिरी यानी पहाड़ यानी और पाहन यानी, ये तो तीनों समानार्थी शब्द हैं। अचल का मतलब होता है जो चलता ना हो। क्या होता है, जो चलता ना हो। चल यानी चलना और अचल यानी जो चलता ना हो। तो इसमें से जो अलग होगा वो क्या होगा, सी होगा, अचल। गिरी पहाड़ पाहन ये तो समानार्थी शब्द है, लेकिन जो अचल है वो कैसा है, अलग है। तो इनमें भिन्न अर्थ वाला जो शब्द है वो अचल है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 12वां, तैरना शब्द है। जो तैरना शब्द है वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण है। संज्ञा क्या होती है, किसी का नाम, राम लिख दिया मैंने, वैसे राम भी संज्ञा है। किसी का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम और किसी व्यक्ति का नाम क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द बोले जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, और संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। लेकिन क्रिया क्या होती है, खाना पीना, बोलना, सुनना, तैरना, घूमना, है ना, जो सारे अपन काम कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, जो काम अपन करते हैं। तो तैरना शब्द क्या होगा, तैरना एक क्रिया है ना। तैरना क्या है, एक क्रिया है। कोई भी मनुष्य तैरता है तो वो क्या करता है, एक क्रिया करता है। जैसे अपन खेलते हैं तो खेलना भी क्या है, क्रिया है। तो जो तैरना शब्द है वो क्रिया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आना जाना, खाना पीना, बोलना सुनना, ये सारे क्या होते हैं, क्रिया होते हैं। ठीक है, तो तैरना शब्द होगा क्रिया। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, आग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आग का पर्यायवाची अनल है। अनल होता है वायु का, ठीक है। अनल, अनल होता है आग का। ठीक है, इस अनिल और इस अनल में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको याद रखना। इसमें एक मात्रा का डिफरेंस है। अगर मात्रा लगा दोगे तो वायु हो जाएगा, और मात्रा हटा लोगे तो अनल हो जाएगा, आग हो जाएगा। तो अनल, आग का जो शब्द पर्यायवाची शब्द है वो अनल है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, फल का पर्यायवाची नहीं है। फल का पर्यायवाची क्या नहीं है, वृक्षासार, सहकार, बीज कोश और पुष्पानुज। देखो यहाँ पे जो शब्द दिया गया है ना, बीज कोश, बीज कोश का मतलब होता है जहाँ पे बीज का भंडार रहता है ना, बीज जहाँ पे डला रहता है उसको क्या बोलते हैं। ये जो तीनों हैं, वृक्षासार, सहकार, पुष्पानुज, ये तो फल ही कहलाते हैं बेसिकली। लेकिन जो बीज कोश है वो एक अलग चीज है। तो इसमें से जो फल का पर्यायवाची नहीं है वो बीज कोश है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द मतलब जो कि विदेश में बोला जाता हो। रात्रि भारत में बोला जाता है, ब्याह अपने यहाँ इंडिया में बोला जाता है विवाह को, दुग्ध अपने यहाँ पे बोला जाता है, कलर है, कलर ये विदेशी है। कलर को कैसे लिखते हैं, CLOR, है ना, और इसी को हिंदी में अपन कलर पढ़ते हैं। जैसे कि मान लो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे कि अपन लिखते हैं ट्रेन। अब आप ट्रेन को ऐसे हिंदी में लिख दो तो ये तो कहलाएगा, तो ये विदेशी शब्द ही। किसके लैंग्वेज का शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, तो ये क्या कहलाएगा, विदेशी शब्द ही कहलाएगा। इसका हिंदी शब्द क्या होगा, हिंदी शब्द तो इसका रेलगाड़ी होगा, है ना। अपन ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि जिनको इंग्लिश में बोलते हैं वो लिखते हैं हिंदी में, जैसे कि स्टैंड, बस स्टैंड, बस स्टैंड और रिक्शा रिक्शा स्टैंड। जो स्टैंड शब्द है ना वो इंग्लिश का है, STAND, लेकिन अब इसको लिखते कैसे, हिंदी में लिखते हैं। तो यही सारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। कलर जो शब्द है वो क्या है, एक विदेशी शब्द है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक हिंदी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अभी फिलहाल मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो क्लासेस होंगी उसमें आपको मैम ही हिंदी पढ़ाएंगी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश ये जो दो सब्जेक्ट हैं वो आपको मैम पढ़ाएंगी। बाकी के जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपका मैथ हो गया, ईवीएस हो गया और जीके हो गया, वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंग्लिश से है। 16 क्वेश्चन है, द अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स। हॉर्स यानी होता है घोड़ा, और इसका अपोजिट जेंडर बताना है। तो घोड़ा का अपोजिट हो जाएगा घोड़ी, और घोड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं मेयर, MARE। ठीक है, MARE यानी घोड़ी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैंने काफी बार इस क्वेश्चन को कराया है, तो इसको याद कर लेना, है ना, बहुत बार ये पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। 17, फेमिनिन जेंडर ऑफ द बर्ड बुल इज। देखो बुल यानी क्या होता है, बुल यानी होता है बैल होता है शायद, है ना, बुल यानी बैल है। तो इसका फेमिनिन जेंडर बताना है। बुल का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, स्त्रीलिंग क्या होगा बैल का, गाय होगी, है ना। बैल का जो फेमिनिन जेंडर होगा, स्त्रीलिंग होगा, वो गाय होगी। और गाय गाय को क्या बोलते हैं, गाय को बोलते हैं काऊ, काऊ यानी गाय। तो इसका बुल का जो फेमिनिन जेंडर है वो काऊ है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। 18 है, द अपोजिट ऑफ द वर्ड बॉटम इज। देखो जो बॉटम है इसका मतलब होता है नीचे, ठीक है। और अब हमें इसका अपोजिट बताना है, तो नीचे का उल्टा क्या होगा, बिलोम क्या होगा, नीचे का होगा ऊपर। और ऊपर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। ऊपर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। ठीक है, मिडिल यानी तो होता है बीच में, ये नहीं होगा। मिड यानी भी होता है बीच में, ये भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19, माई फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली। मेरा फ्रेंड नई दिल्ली, मेरा फ्रेंड रहता है नई दिल्ली में, मेरा फ्रेंड रहता है नई दिल्ली में। इस तरीके से इसका कुछ प्रोनाउंसिएशन होगा, या हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होगा। माई फ्रेंड लिव्स नई दिल्ली, यानी कि मेरा फ्रेंड नई दिल्ली में रहता है। अब देखो मैंने यहाँ पे मैं को 2 बार क्यों बोला, क्योंकि जब अपन बताते हैं कि वो कहाँ पे रहता है, नई दिल्ली में, है ना, बोलने में क्या आ रहा है, मैं आ रहा है। जहां पे भी बोलने में मैं आता है वहां पे किसका यूज करते हैं, इनका। मैं जहां पे भी आए, जैसे भाई गार्डन में, स्कूल में, जहां पे भी मैं शब्द आए वहां पे क्या लगाना है, इन लगाना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, यानी मेरा फ्रेंड नई दिल्ली में रहता है। तो याद रखना बेटा, जहां पे भी मैं आएगा आप उसमें क्या लगाओगे, उसमें आप इन लगाओगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, यू विल गेट हाई स्कोर। तुम हाई स्कोर ला सकते हो, अच्छे अंक ला सकते हो, यू प्रैक्टिस डेली, यदि तुम प्रैक्टिस करो डेली। तुम अच्छे अंक ला सकते हो यदि तुम प्रैक्टिस करो रोज, रोज प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे अच्छे अंक है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो यू विल गेट हाई स्कोर, तुम अच्छे अंक ला सकते हो यदि तुम डेली प्रैक्टिस करो। अब यहाँ पे यदि आ रहा है, ठीक है, इसका हिंदी में जब अपन ने ट्रांसलेशन किया तो क्या आ रहा है, यदि। और जहां पे भी यदि आता है वहां पे कौन सा यूज करते हैं, इफ का यूज करते हैं। ठीक है, यू विल गेट हाई स्कोर इफ यू प्रैक्टिस डेली। तुम अच्छे अंक ला सकते हो यदि तुम डेली प्रैक्टिस करो। तो इसमें क्या आएगा, इफ आएगा। 20 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है 21, द साउंड मेड बाई एन एलिफेंट इज। पहली बात तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। जो एलिफेंट है उसकी आवाज क्या है, स्क्वेलिंग, ट्रम्पिंग, स्क्वाइकिंग और हाउलिंग। देखो जो हाथी है ना वो ट्रम्प करता है ना, आपने सुना होगा, मैं मुंह से तो नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन जो हाथी की आवाज होती है वो ट्रम्पेटिंग होती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 22, विच इज द बर्ड, विच इज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड हाफ। इसको क्या पढ़ते हैं, हाफ। स्पेलिंग क्या है इसकी, HALF। पढ़ क्या रहे हैं इसको, हाफ पढ़ रहे हैं। जो इसमें एल है उसको तो पढ़ ही नहीं रहे, है ना। तो साइलेंट लेटर क्या होते हैं, जिनको अपन नहीं पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, साइलेंट लेटर बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो साइलेंट लेटर है वो क्या है, एल है। आप पढ़ते हैं, एल का तो कुछ मतलब है ही नहीं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, अ बुक विच हैज ऑल द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। यानी कि उस किताब को क्या कहेंगे जिसमें सभी शब्द लिखे रहते हैं, उसका मतलब लिखा रहता है, शब्द और मतलब। जैसे कि
मतलब लिख दिया मैंने। जैसे कि एप्पल, एप्पल का मतलब क्या होता है, सेब होता है ना। ये शब्द है और उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है। तो इस बुक को कैसे क्या कहते हैं, जिसमें ऐसे स्पेलिंग लिखी रहा है उसका मतलब भी लिखा रहे, तो उसको डिक्शनरी बोलते हैं। डिक्शनरी में तो शब्द रहते हैं और उसकी मीनिंग रहती है, उसका मतलब क्या होता है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्शनरी बोलेंगे। उस किताब को क्या बोलेंगे, विच हैज ऑल द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, जहाँ पे बहुत सारे शब्द रहते हैं और उनका मतलब रहता है, तो उसको बोलते हैं डिक्शनरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन है, बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। देखो जो चिड़िया है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती हैं, आज यहाँ पे हैं तो कल वहां पे रहेंगी। ठीक है, बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर क्या करती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती रहती हैं, घूमती रहती हैं। तो इसको बोलते हैं बेटा माइग्रेट। क्या बोलते हैं, माइग्रेट बोलते हैं। माइग्रेशन नहीं मिलते, वो तो टीसी के साथ मिलता है माइग्रेशन। माइग्रेटरी भी नहीं बोलते, माइग्रेट्स भी नहीं बोलते, क्योंकि ग्रेट्स आ सकता था लेकिन एस लगा हुआ है ना, इसलिए नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स में पहले से एस है। तो बहुवचन के साथ कभी भी एस या ईएस नहीं लगाते हैं, ये रूल याद होना चाहिए, क्लास में पढ़ाया गया है। तो बहुवचन के साथ एस या ईएस नहीं लगाया जाएगा, इस वजह से माइग्रेट्स नहीं आएगा। क्या आएगा, माइग्रेट आएगा। 24 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 25, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड गिलास। अब इस गिलास का प्लूरल क्या होगा, पर इसका बनाना है अपन को, बहुवचन बनाना है, तो इसमें ईएस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ईएस। ठीक है, क्योंकि अगर एस जोड़ते तो ये 3 एस हो जाते, जो कि जमता ना, है ना, 3 एस अच्छा थोड़ी लगता है, इसलिए क्या जोड़ा इसमें, ईएस जोड़ दिया। तो ईएस जोड़ देंगे तो हो जाएगा ग्लासेस, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही इसका क्या है, प्लूरल है। द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड ग्लास इज ग्लासेस। ओके, इसके बाद है ही इन भोपाल, वह भोपाल में। अब वह भोपाल में क्या करता है, लिव्स यानी रहना, लिव यानी भी रहना, लिविंग और लिवली। देखो ये सिंपल सा सेंटेंस है ना, बिल्कुल सिंपल सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ही इन भोपाल, ना हेल्पिंग वर्ब है ना कुछ है। और यहाँ पे ही दिया गया है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिव्स आएगा। लिव इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल नहीं दिया गया, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे लिव नहीं आया। लिव इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे ही दिया गया है। तो जहाँ पे भी ही, सी या इट होता है, उसी के साथ अपन क्या जोड़ते हैं, वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, वर्ब में जोड़ते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसको। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या आएगा, लिप्स आएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है 27, क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज हैविंग एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, इसमें अपन को क्या बताना है, और एडजेक्टिव बताना है, विशेषण बताना है। पुअर, लॉन्ग, ग्रेट, स्वीट, अंजू, मीना, राजू, कविता, ये क्या है, नाम है। ठीक है, प्ले, इट, सेट, ड्रिंक, यानी कि खेलना, खाना, बैठना, पीना, ये क्या है, ये तो क्रिया है। नाम को क्या बोलते हैं, नाम को तो बोलते हैं संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पे जो शब्द बोले जाते हैं, जैसे कि ही, सी, इट, यू, इसको क्या बोलेंगे, सर्वनाम। तो ये तो संज्ञा है, क्रिया और ये सर्वनाम है, ये तीनों तो एडजेक्टिव होंगे नहीं। बचा क्या, पुअर, लॉन्ग, ग्रेट, स्वीट, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और देखो ये सारे विशेषता भी बताते हैं, जैसे कि पुअर मैन, पुअर मैन, मैन तो एक नाउन है, क्या है, पैन मैन एक नाउन है, लेकिन जो पुअर है वो क्या है, एक वो विशेषता बता रहा है कि जो आदमी है वो कैसा है, गरीब है। हो सकता है कि आदमी रिच हो, तो यहाँ पे लगाएंगे रिच मैन। तो जो संज्ञा के आगे शब्द लगाए जाते हैं उसकी विशेषता बताने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैन है वो संज्ञा है, और जो पुअर शब्द है वो उसकी विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, गरीब है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, पुअर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा वो ये ऑप्शन होगा। पुअर, लॉन्ग, ग्रेट, स्वीट, ये सारे क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, बाकी ये सारे तो ये आपका संज्ञा है, जैसे कि अंजू, मीना, राजू, कविता, नाम तो संज्ञा होता है। बैठना, सुनना, पीना, खाना, खेलना, ये सारे क्या होते हैं, क्रिया होते हैं। और ही, सी, इट, यू, ये सारे देखो बुलाने के लिए कर्ता को ही अपन इसे संबोधित करते हैं, तो ये सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है 28, राइट द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ गुड। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर तुम्हें गुड की डिग्री नहीं आती तो तुम्हें कुछ नहीं आता, है ना। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे
पता, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब क्लास 10th में था तब मुझे गुड की डिग्री पता चली थी, क्योंकि मेरा जो टीचर था उसने मुझे कभी डिग्री पढ़ाई ही नहीं। और एक बार क्लास के कुछ बच्चे मेरी इतनी मजाक कर रहे थे इसी किलो के लेकर कि सर आपको तो डिग्री नहीं आती। मतलब तब तो वो सर नहीं बोलते थे, तब तो वो मेरे फ्रेंड थे, लेकिन वो यही बोल रहे थे कि अरे तुम्हें डिग्री नहीं आती। एंड फिर जब मेरी 10th में सबसे ज़्यादा परसेंटेज बनी ना, उन लोगों की 60% से सबकी कम थी और मैं 90 बना के ले गया। तब उन्हें पता चला कि मुझे और क्या क्या आता है, मुझे सिर्फ डिग्री बस नहीं आती, बाकी मुझे सब आता था और उन्हें सिर्फ डिग्री बस आती थी। ठीक है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं बेटा, पढ़ लेना। गुड की वैसे बहुत ही सिंपल डिग्री होती है, गुड, बेटर एंड बेस्ट, ये 3 डिग्री होती है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। आपकी देखो, जब आप एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ने जाओगे ना, तब आपका एक बेस बहुत अच्छा बन चुका होगा। ठीक है, तो गुड की जो कौन सी डिग्री बतानी थी, कॉम्परेटिव बतानी थी, तो बीच वाली होती है कॉम्परेटिव, बेटर हो जाएगी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो 28 का हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 29। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मतलब जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो, मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड, इस लाइन को आगे करना है। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, ये सब करना मनुष्य को कैसा बनाता है, हेल्दी यानी स्वस्थ बनाता है, वेल्दी यानी धनवान बनाता है, एंड, एंड क्या बनाता है, फास्ट बनाता है, वाइज बनाता है, ओल्ड बनाता है या फिर यंग बनाता है। तो आई थिंक इसका आंसर 22 होना चाहिए, है ना। वो मनुष्य को कैसा बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। अगर आप जल्दी सोओगे, जल्दी उठोगे, तो आपके पास स्वास्थ्य भी रहेगा, धनवान भी रहोगे आप और बुद्धिमान भी रहोगे, तो इसका आंसर आएगा 22। ओके, अगला है 30। द बुक इज द टेबल। अब देखो, जो किताब है ना, वो टेबल के ऊपर रखी रहती है, टेबल के नीचे तो रखी रहती नहीं है, ऊपर रखी रहती है। तो जहां पे भी ऊपर शब्द का यूज हो, वहां पे किसका यूज करना है, ऑन का करना है। द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब जो किताब है वो टेबल की कैसे रखी हुई है, ऊपर रखी हुई है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि जहां पे भी ऊपर शब्द आएगा वहां पे हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 30 का आंसर क्या है, ऑन है। तो इस तरीके से हमारी इंग्लिश भी खत्म हो जाती है। अब हम इन्वायरमेंट पढ़ने वाले हैं, यानी कि पर्यावरण।